Jai Hind, guys. Welcome to this session, and I'm Nitin Mishra, your English educator. How are you all? कैसे हैं आप सभी? Do let me know in the chat box. मुझे chat box में बताना ना भूलें. आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रेपरेशन को सही दिशा में आगे लेकर जा रहे होंगे. दोस्तों, अपने बीते क्लासेस में हमने जिन विषयों पर, जिन मुद्दों पर डिस्कशन किया था, वो आपके सामने है. और हमने अपने क्लास को, पिछले सेशन को यहां पर फिनिश किया कि लेट, लाइक, बिटवीन, बट, एक्सेप्ट, टू या अन्य जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं, इन सभी प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है. सभी को सुस्पष्ट है? ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है. अब इसके एग्जाम्पल हमने देखे कि लेट आई नहीं, लेट मी डू दिस होगा. देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन शी एंड आई गलत है कि नहीं? हम इस्तेमाल करेंगे हर एंड मी का, जो कि सही होगा. और इसी क्रम में अगर हम और उदाहरण की तरफ बढ़े तो आपने बट के बाद कभी ही नहीं लिखना है, हिम लिखना है. एवरीबडी बट हिम, ना कि ही. और इसी तरीके से ही लाव्ड एट आई. एट क्या है? प्रेपोजिशन है. आप इसके बाद आई का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप मी का इस्तेमाल करोगे. इस तरीके से आप इसे सही समझोगे. इसी तरीके से एक्सेप्ट भी प्रेपोजिशन है, तो हम ही का प्रयोग नहीं करेंगे, ये नॉमिनेटिव केस है. हम प्रेपोजिशन के बाद यानी एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे. मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप इस बात को बखूबी समझ चुके होंगे. अपने बातचीत को, अपने डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे. और यहीं से आगे बढ़ाते हुए आइए आज की क्लास से जुड़ते हैं. और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस और बातों को हमें अभी जानना शेष है, जिनमें से सबसे जो छठवां हिस्सा है, छठवां विचार है, जो हम आज के क्लास से फ्रेश डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज यदि दो नॉमिनेटिव के बीच में, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट, यदि दो नॉमिनेटिव्स के बीच कभी भी कंपैरिजन हो, जिसे आप तुलना कहते हैं, अगर कभी भी दो नॉमिनेटिव्स के बीच तुलना की जाए, यानी आप तुलना कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, किनके बीच में? दो नॉमिनेटिव्स के बीच में. नॉमिनेटिव्स मतलब सब्जेक्ट्स. अगर दो सब्जेक्ट के बीच तुलना की जाए, दो नॉमिनेटिव केस के बीच में तुलना की जाए, और आपने तुलना करने के लिए एज अथवा देन का प्रयोग किया हो. एज और देन के प्रयोग का मतलब है कि आपकी तुलना या तो पॉजिटिव डिग्री में हुई है या तो कंपैरेटिव डिग्री में हुई है. तो एज तथा देन के बाद हमेशा हमेशा नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन प्रयोग होता है. आप प्लीज इसे अपने रफ नोट्स के अंदर जरूर लिख लें, क्योंकि परीक्षा में इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं. तो गाइज, यदि दो नॉमिनेटिव्स यानी सब्जेक्ट्स के बीच तुलना की जा रही है एज अथवा देन के प्रयोग से, तो एज अथवा देन के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में होगा. अब इसे आप एक बार एग्जाम्पल से समझोगे, शायद ज्यादा आसान हो जाएगा. हमारे यहां पर आप देखो तो एज का प्रयोग किया गया, आपने एज से कहीं ना कहीं तुलना करने का प्रयास किया, और दो नॉमिनेटिव्स हैं. आइए पहचानते हैं, जानते हैं वो कौन से दो नॉमिनेटिव्स हैं. एक तो ये है ही, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, और कहा गया कि एज अथवा देन के बाद नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा. लेकिन यहां देखने पर पता चला यार ये तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है. बस गलती समझ आ गई.
हम बोलेंगे चूंकि आपने एज फास्ट एज का प्रयोग किया है और यहां नॉमिनेटिव केस है तो यहां भी नॉमिनेटिव केस होगा। आया सभी को समझ आया? सभी को क्लियरली समझ आया? ओके। अब गाइज इसी तरीके से देखो देन का प्रयोग किया गया। देन के प्रयोग से आपने यहां पर एक सब्जेक्ट या एक नॉमिनेटिव्स की तुलना करनी चाहिए। तो जो देन के बाद आने वाला प्रोनाउन है ये भी नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी इसको अगर आपने हिम लिखा है ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है तो ये गलत है। आप इसे सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, आप इसे सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। मुझे विश्वास है आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब गाइज यहां से आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य विचारों को, कुछ अन्य बातों को सीखते हैं। कह रहे कि अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो, आप अगर इट का प्रयोग कर रहे हैं, अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो, यानी सब्जेक्ट के रूप में इट हो और उसके बाद बी के किसी वर्ब के फॉर्म का प्रयोग हो। जैसे उदाहरण के लिए आपने इट का प्रयोग किया और इट के बाद वर्ब के बी का फॉर्म इज आ गया, यानी अगर इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो और उसके बाद बी के किसी फॉर्म का प्रयोग हो तो उसके बाद प्रोनाउन के हमेशा नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इट के बाद वर्ब की फॉर्म इज आई है, अब आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में आई होगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग किया हो, इट के बाद बी के किसी फॉर्म का, जैसे यहां पे इज का इस्तेमाल किया गया, तो इट इज के बाद, इट वॉज के बाद हमेशा आप नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है सभी को समझ आया होगा। चलो अब गाइस पर्सन प्रोनाउन के हमने अभी तक 7 विचार देखे। आप सभी इस बारे से बहुत ही अश्योर हो सकते हो कि हम बेसिकली पर्सन या पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे और हमने पर्सनल या पर्सन प्रोनाउन के 7 विचारों को अभी तक समझा है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूज ऑफ इट। सो यूज ऑफ इट में सबसे पहला विचार है कि इट का प्रयोग हमेशा जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु के लिए होता है। याद रखें इट का बहुवचन दे होता है। याद रखें इट का बहुवचन दे होता है। जैसे अमेरिका, अब आपने अमेरिका एक देश का नाम लिखा तो आप इसके लिए प्रोनाउन के तौर पर इट का प्रयोग करेंगे। श्रीलंका एंड पाकिस्तान 2 देश के नाम हैं और चूंकि 2 देश के नाम है, प्लूरल है, तो हम दे का प्रयोग करेंगे। तो गाइज मुद्दा बहुत क्लियर है। दे जो है वो थर्ड पर्सन में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को तो बताता ही है, साथ ही दे जो है वो इट का प्लूरल भी है। अब गाइस दूसरा विचार यह है कि इट का प्रयोग ना केवल जानवर, निर्जीव पदार्थ, देश व शिशु बताता है, साथ ही हम इट का प्रयोग टाइम यानी समय,
वेदर यानी मौसम, टेम्परेचर यानी तापमान, तथा डिस्टेंस अर्थात दूरी या अन्य प्राकृतिक घटना को एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जब भी आप मान लो समय दर्शाना चाहते हो, वेदर दर्शाना चाहते हो, टेम्परेचर दर्शाना चाहते हो, डिस्टेंस दर्शाना चाहते हो, तो ऐसा करने के लिए आप कभी भी अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करोगे तो वह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट होगा। सभी को क्लियर हुआ? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट हो जाएगा। अब गाइस ध्यान से देखो, इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज मार्च, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आपने इट का प्रयोग किया है। इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे। आप इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इन सभी के साथ इट का प्रयोग कर रहे हैं। सभी को क्लियर है? अब गाइस तीसरा विचार क्या है, जरा ध्यान से देखो। तीसरा विचार कह रहा है कि इट का प्रयोग हमेशा, इट का प्रयोग इन्फिनिटिव, जिरंड तथा क्लॉज के बदले में भी किया जाता है। बहुत सुस्पष्ट बात। आप जब क्लॉज को रिप्लेस करते हो, जब आप इंफिनिटी को रिप्लेस करते हो, जब आप जिरंड को रिप्लेस करते हो, तो भी आप इट का प्रयोग करते हो। जैसे ध्यान से देखो, इट इज इजी टू सॉल्व इट, इट इज इजी टू सॉल्व इट। अब गाइस आपने यहां पर एक सेंटेंस में इंफिनिटी को, जिरंड को, क्लॉज को रिप्लेस किया है। इसी प्रकार से इट इज सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, और इस प्रकार से आपने एक प्रयोग देखा कि इट का प्रयोग इंफिनिटी, जिरंड और क्लॉज के बदले में किया जाता है। साथ ही गाइस इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, इट का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नाउन अथवा प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए भी किया जाता है। यानी आप किसी नाउन अथवा प्रोनाउन पर जब दबाव बनाना चाहते हो, तो दबाव बनाने के लिए, जोर डालने के लिए, एम्फेसाइज या एम्पैथिक सेंस क्रिएट करने के लिए भी आप इट का प्रयोग करते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दर्शाता हूं, ध्यान से देखें। अगर आप कहते हो कि इट वॉज ही, ये वही है, तो इट वॉज ही में आपने इस प्रोनाउन पर दबाव बनाने, जोर डालने के लिए इट का प्रयोग किया। तो याद रखें, इट का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन अथवा प्रोनाउन पर जोर देने के लिए भी किया जाता है। इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक, ये और कोई नहीं, ये वही लड़का है जिसने यह गलती की थी। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। अब गाइस थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पांचवा विचार है इट में कि इट का प्रयोग फ्रेज अथवा क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी जब भी आप मान लो आपके वाक्य में किसी क्लॉज को या फिर आप किसी फ्रेज को अपने सेंटेंस में पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आप इट का प्रयोग करते हैं। जैसे दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल। मान लो ये सेंटेंस है, दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल, मतलब रिकॉर्ड टूट जाएगा ऐसी संभावना है।
अब गाइज आप चाहते हो कि आप फ्रेज या क्लॉज को इंट्रोड्यूस करो, तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसी बात को आप कह सकते हो कुछ इस प्रकार से कि इट इज प्रोबेबल, यानी देखो आपने इट का प्रयोग करके कहीं ना कहीं उसी फ्रेज उसी क्लॉज को परिचित कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी ओपनिंग सेंटेंस बना दिया। इट इज प्रोबेबल, आपने इसी बात को इस तरीके से कर दिया। यहां पे आपको शिक्षा ये मिलती है कि आप ये अनुभव सीखें कि चाहे मैं बोलूं दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे इज प्रोबेबल, या मैं कह दूं इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, दोनों बातें सेम हैं। अंतर यह है यहां पर इट के प्रयोग से आपने किसी फ्रेज किसी क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया है, दैट्स इट। सभी को क्लियर है? तो इट इज प्रोबेबल दैट द रिकॉर्ड विल ब्रेक टुडे, आप इसे इस तरह इंट्रोड्यूस करते हुए भी लिख सकते हैं। अब गाइज आगे कह रहा है कि डिफरेंसेस बिटवीन दिस और इट, भाई ये भी एक बहुत अच्छा डिस्कशन है कि दिस में और इट में क्या डिफरेंस है, दिस में और इट में क्या डिफरेंस है। तो याद रखें, अगर हम दिस और इट के डिफरेंसेस को समझना चाहते हैं कि भाई आखिर लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस और इट, तो याद रखें दिस का प्रयोग किसी व्यक्ति किसी वस्तु, कभी भी आप दिस का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति या वस्तु या उसके नाम, उसकी पहचान, उसके परिचय, उसकी समीपता नजदीकता आदि का बोध कराने के लिए, आदि का बोध कराने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक का अभिप्राय यह है कि आप उस किताब से की नाम या उसकी पहचान बता रहे हैं, उस किताब से परिचय करा रहे हैं या उस किताब से समीपता दर्शा रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि इट इज अ बुक, तो यहां पर समीपता नहीं है, यहां पर परिचय नहीं है, यहां पर पहचान नहीं है। दिस इज अ पेन, यहां पर समीपता है, परिचय है, पहचान है। आगे कह रहे कि इट का प्रयोग समय, दूरी, मौसम का बोध कराता है, दिस का प्रयोग ऐसा बोध नहीं कराता। जैसे आपने कुछ देर पहले देखा था कि समय बताने के लिए इट का प्रयोग करेंगे, इट इज 10 AM, हम बोल देंगे इट इज विंटर, हम बोल देंगे इट इज नाइट। समय का, मौसम का, दूरी का बोध हम इट से कर सकते हैं, दिस से हम ऐसा कोई भी बोध नहीं करा सकते। याद रखें दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, जबकि इट के साथ ऐसा संभव नहीं है। इट के बाद कभी नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता, यह भी एक डिफरेंस ही गिना जाएगा। इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान से समझें, इस बात को पहचानें कि कभी भी आप इट के बाद किसी नाउन अथवा प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। सभी को सुस्पष्ट हुआ? सभी को सुस्पष्ट हुआ कि कभी भी इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता, है ना? सभी को समझ आया बेटा? सभी को समझ आया? एग्जाम्पल, अगर कोई गलती से लिख दे कि इट बुक इज माइन, तो बेटा ये गलती हो जाएगी, आप बोलोगे इट इज माई बुक। कभी भी आप इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। अब गाइस और आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि इट और दिस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो दिस का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन की तरफ, दिस का प्रयोग किसी सिंगुलर नाउन की ओर
इशारा करने के लिए किया जाता है ना। आप अगर किसी सिंगुलर नाउन की ओर इशारा करना चाहते हैं तो आप दिस का प्रयोग करेंगे। सभी को क्लियर हुआ? आप अगर सिंगुलर नाउन की ओर इशारा करना चाहते हैं तो आप दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे बॉय सिंगुलर है, आप इस बॉय की तरफ इशारा करना चाहते हैं तो आप कह देंगे दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। सभी को क्लियर है बेटा? ओके थैंक यू। आगे बढ़ते हैं गाइस। याद रखें कि इट का प्रयोग किसी सिंगुलर निर्जीव वस्तु एवं शिशु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा जो दिस है उसका प्रयोग तो इशारा करने के लिए किया, लेकिन अगर हम इट की बात करें तो इट का प्रयोग किसी सिंगुलर निर्जीव वस्तु या फिर शिशु के प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। सभी को क्लियर है? अब गाइस ध्यान से देखो, कह रहा है कि इट इज स्प्लेंडेड मोमेंट, है ना, सॉरी मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट क्या है? एक बिल्डिंग है, इमारत है। तो निर्जीव के साथ आपने इट का प्रयोग कर दिया। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ओके नाउ ओके चलो ओके तो गाइस ध्यान से आप इस बात को समझो और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को क्लियरली अंडरस्टैंड भी कर पाओगे। हाँ जी ओके तो अगला पॉइंट है कि दिस के बाद नाउन का प्रयोग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि दिस के बाद नाउन का प्रयोग हो सकता है, इट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। अब यहां से गाइस थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरा हिस्सा प्रोनाउन का डिस्कस करेंगे और वो है यूज ऑफ द प्रोनाउन ऑफ पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस के प्रोनाउन के प्रयोगों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पॉसेसिव केस के प्रोनाउन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ओके चलो तो दोस्तों याद रखो कि नॉमिनेटिव केस अगर हमारा प्रोनाउन में आई है तो इसका पॉसेसिव दो केस होगा, एक प्रोनाउन के रूप में पॉसेसिव केस और एक एडजेक्टिव के रूप में पॉसेसिव केस। तो प्रोनाउन के रूप में पॉसेसिव केस माइन होगा और एडजेक्टिव के रूप में पॉसेसिव केस माई होगा। इसी प्रकार से वी का एडजेक्टिव के रूप में पॉसेसिव केस आवर होगा, प्रोनाउन के रूप में पॉसेसिव केस आवर्स होगा। नॉमिनेटिव केस हमारा अगर यू है तो इसका एडजेक्टिव के रूप में पॉसेसिव केस योर होगा और प्रोनाउन के सेंस में इसका पॉसेसिव केस योर्स होगा। इसी प्रकार ही का एडजेक्टिव हिज और प्रोनाउन भी हिज ही होगा। शी के लिए हर एडजेक्टिव हो गया और हर्स प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारे पास इट्स है और याद रखो इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है ना। और दे के बारे में बात करें तो दे का देर और देयर्स। अब गाइज ध्यान से देखो, यूसेज ऑफ पॉसेसिव केसेस ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करें, यूसेज ऑफ पॉसेसिव केसेस ऑफ प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पॉसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग
नाउन के पहले नहीं होता, सबसे पहला पॉइंट है। पॉसेसिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के पहले प्रयोग नहीं आते। क्या आप जानते हो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों पॉसेसिव प्रोनाउंस नाउन के पहले नहीं आते? तो इसका जवाब बहुत सीधा है, जवाब बहुत सरल है कि सर नाउन्स के पहले तो एडजेक्टिव्स आते हैं। सर नाउन के पहले तो एडजेक्टिव्स आते हैं, प्रोनाउंस कभी भी नाउन्स के पहले नहीं आते। सभी को क्लियर है? प्रोनाउंस कभी भी नाउन्स के पहले नहीं आते। सभी को क्लियर है? भाई एडजेक्टिव्स आते हैं नाउन के पहले, प्रोनाउंस कभी नाउन्स के पहले नहीं आते। सभी को सुस्पष्ट है? तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पॉसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग नाउन के पहले इसलिए नहीं होता क्योंकि वो प्रोनाउंस हैं। नाउन के पहले तो एडजेक्टिव्स का प्रयोग होता है। आवर्स स्कूल वॉज क्लोज्ड कहना गलत हो जाएगा। ध्यान से देखो, आवर्स स्कूल कह देना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसका बड़ा ही सिंपल सा तर्क है। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि आवर्स प्रोनाउन है, नाउन के पहले प्रोनाउंस नहीं आते। अगर नाउन के पहले कुछ लिखना ही है तो एडजेक्टिव लिखो ना। हम लिख सकते हैं आवर स्कूल। मुझे उम्मीद है आप ये अंतर समझ पाओगे। ओके सर, यानी कि प्रोनाउन कभी भी नाउन के पहले तो लिखा नहीं जाएगा, इसीलिए हम स्कूल के पहले आवर्स को गलत मानेंगे। अगर स्कूल के पहले लिखना है तो हम आवर लिखेंगे क्योंकि आवर एडजेक्टिव है और आवर्स प्रोनाउन है। सभी को क्लियर है? पॉसेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग नाउन के पहले होता है, ये बात आप जानते ही हो, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउन नाउन के पहले इस्तेमाल नहीं होते हैं। भाई नाउन को क्वालिफाई करने के लिए नाउन के पहले किसे लिखते हैं? विशेषण को। नाउन के पहले कभी सर्वनाम नहीं लिखा जाता। जैसे दिस इज माई बुक, तो माई क्योंकि एडजेक्टिव है इसीलिए ये नाउन के पहले लिखा जा सकता है, इसीलिए आपने स्कूल के पहले आवर लिखा। अब गाइस आगे कह रहा है कि अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो, नाउन का अगर उल्लेख हो चुका हो, चलो तो गाइज अगर नाउन का उल्लेख हो चुका हो तो पहले से ज्ञात हो उसका उल्लेख दोबारा नहीं करना चाहिए, तो वहां पे हम पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। चलो याद रखो कि अगर नाउन का उल्लेख हो चुका है, नाउन का उल्लेख अगर हो चुका है और वह पहले से ज्ञात है तो उसका उल्लेख फिर से नहीं करना चाहिए। यानी आपने शायद प्रोनाउन का सबसे पहला पॉइंट ही आपने सीखा था कि हम नाउन के रिपीटेशन से बचते हैं। हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि नाउन रिपीट ना हो। तो अगर नाउन का उल्लेख ऑलरेडी किया जा चुका है, हमें नाउन का उल्लेख दोबारा नहीं करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हम पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करके नाउन के रिपीटेशन को रोक सकते हैं। ऐसे में हम पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है, विश्वास है आपको समझ आया होगा। उदाहरण जैसे अगर मान लो कि मैंने आई का मतलब मैं का या माई का ऑलरेडी प्रयोग किया हुआ है, तो मैं यहां पर माइन लिख सकता, क्योंकि इसका मतलब है कि आप आई को पहचान रहे। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? इसका मतलब है कि आप आई को पहचान रहे हैं।
मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि एक बार आपने नाउन का उल्लेख कर दिया है तो आप प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या सभी को यह विचार समझ आया? अब गाइस ध्यान से देखो तो पॉसेसिव प्रोनाउन और उसकी जो मीनिंग है पॉसेसिव एडजेक्टिव और नाउन के साथ वो सामने दर्शाई गई है। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने कहीं पर माइन का प्रयोग किया है तो माइन का प्रयोग ये दर्शा रहा है कि आप माई और नाउन लिखना चाहते हैं, यानी माइन इज इक्वल टू माई प्लस नाउन। दिस पेन इज माइन मतलब दिस इज माई पेन। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। अब गाइस इसी तरीके से आवर्स का क्या मतलब होगा? आवर्स का मतलब होगा आवर प्लस नाउन। योर्स का मतलब होगा योर प्लस नाउन। हिज का मतलब होगा हिज प्लस नाउन। हर्स का मतलब होगा हर्स प्लस नाउन, हर प्लस नाउन। और देयर्स का मतलब होगा देयर प्लस नाउन। मुझे विश्वास है, मुझे आशा है आपको समझ आया होगा। सभी को क्लियर हुआ बेटा? चलो अब गाइस आगे कह रहे हैं कि हिज का पॉसेसिव एडजेक्टिव व पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों ही रूपों में सेम होता है। मतलब जैसे कि आप यहां पर ध्यान से देखो तो जो हिज है प्रोनाउन के रूप में भी हिज और एडजेक्टिव के रूप में भी हिज, प्रोनाउन के रूप में भी हिज, एडजेक्टिव के रूप में भी हिज। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि हिज का प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव एवं पॉसेसिव प्रोनाउन दोनों ही रूपों में होता है। यानी आप हिज को प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि इट्स का प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में होता है लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता। याद रखना, इट्स का प्रयोग पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में तो होता है परंतु पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से समझें। पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में नहीं होगा इट्स का प्रयोग, केवल और केवल पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पर आपको इट का पॉसेसिव प्रोनाउन दिया हो तो आप उसे गलत समझना, इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। सभी को क्लियर है? और आप सभी को मैं प्रश्न अभ्यास के लिए दूंगा, है ना, इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा बेटा। चलो सभी को सुस्पष्ट है बेटा? सभी को बातें क्लियर है? आगे कह रहे हैं कि पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है। भाई प्रोनाउन है तो या तो ये सब्जेक्ट बनेगा या तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। भाई पॉसेसिव प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में, पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे योर्स इज अ न्यू कार, आपने योर्स इज अ न्यू कार कहा, योर्स को क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। और आप जानते हो योर्स का मतलब है योर प्लस नाउन यानी योर कार। तो अब एक विद्यार्थी के पास चॉइस है कि या तो वो बोले योर कार या तो वो बोले योर्स। योर्स प्रोनाउन है, योर एडजेक्टिव है, इसीलिए योर के बाद आपको एक नाउन लिखना पड़ेगा। सभी को समझ आया बेटा? सभी को समझ आया? ओके। हर्ष इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ध्यान से देखो, आप जब हर्ष बोले ना तो ये खुद ही सब्जेक्ट बन गया और इसमें हर और नाउन दोनों की मीनिंग समाई हुई है। मुझे विश्वास है आपको समझ आया होगा। और यहां पे जो बच्चे भी इस बात को सुन रहे हैं, क्या वो इसे समझ पाए?
ओके, थैंक यू। अगला है गाइस, पॉसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ध्यान से समझो, पॉसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट। अभी देखो, आप जानते हो कि प्रोनाउन की दो ही स्थिति है, या तो वो सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो पॉसेसिव प्रोनाउन अभी आपने सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा था। अब आपको मैं बता रहा हूं कि पॉसेसिव प्रोनाउन ना केवल सब्जेक्ट बल्कि ये किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब का ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि प्रोनाउन के दो ही स्थितियां हैं, या तो वो सब्जेक्ट बनेगा जिसका आपने कुछ देर पहले उदाहरण देखा, या तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ही हैज लॉस्ट माई बुक एज वेल एज योर्स। अब देखो, योर्स जब आपने लिखा तो आपको वास्तविकता में बुक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाउन ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है, लिखी जा चुकी है। नाउन को दोहराना उचित नहीं है। एक बार आपने बुक्स का जिक्र कर दिया तो योर्स प्रोनाउन के रूप में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि योर्स का मतलब है योर बुक। मुझे विश्वास है आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब गाइस इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सेव योर टाइम, पहले तो आपने बोला सेव योर टाइम, योर एडजेक्टिव है, टाइम उसके बाद नाउन आया, और चूंकि टाइम आपने ऑलरेडी बोल दिया है तो अब आपको दोबारा टाइम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे माइन लिख दिया। माइन में क्या है, नाउन का भाव छुपा हुआ है, नाउन को रिपीट होने से बचाने के लिए। और माइन मतलब माई टाइम। अगर आप टाइम को दो दो बार लिखोगे ना तो ये रिपीटेशन है, यहां भी टाइम यहां भी टाइम, नाउन का रिपीटेशन नहीं किया जाता। ये वो रीजन है कि हम कहेंगे माइन को लिखना ज्यादा बेटर है। अब गाइज आगे, पॉसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किसी सेंटेंस में ना केवल वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, बल्कि ये प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो याद रखो, पॉसेसिव प्रोनाउंस सेंटेंस के अंदर जब प्रयोग किए जाते हैं तो पॉसेसिव प्रोनाउंस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सभी को समझ आया? अब एग्जाम्पल देखो। पहले तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहां पर टू प्रेपोजिशन है, यहां पर भी टू प्रेपोजिशन है, यहां आई गेस देन प्रेपोजिशन है ना। तो हमने क्या करी, प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करी। और अब हम देख रहे हैं, आई प्रिफर योर हेल्प टू हर। और आप जानते हो हर जो है वो विशेषण है, हर को चाहिए नाउन, है ना, यानी हर हेल्प। तो आप कह दोगे सर ये गलत है, हम हर्स का प्रयोग करेंगे। हर्स एक प्रोनाउन है जो कि नाउन को यानी हेल्प का भाव भी साथ लेकर आएगा। सभी को क्लियर है? आप ध्यान से देखो, जब आपने केवल हर लिखा था तो यहां पर ये जो हर है ये विशेषण के जैसा इस्तेमाल कर रहा है, हर हेल्प। क्योंकि हेल्प लिखा नहीं है तो ये गलत है, इसलिए हर्स का इस्तेमाल सही है। इसी प्रकार से योर हाउस इज बेटर देन माई। अब देखो, माई जो है वो विशेषण है, या तो नाउन भी साथ में लिखो कि माई हाउस, नहीं तो माइन लिखो। माइन जो है वो पॉसेसिव प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे पूरी विश्वास है, मुझे ये बात पूरे विश्वास से पता है कि आपको समझ आ गई होगी। माई गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि माई के साथ अगर हाउस होता तब सही होता। हर गलत है क्योंकि हर के साथ हेल्प होता तो सही होता। ओके,
थैंक यू। अब गाइस ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और आज के क्लास का सबसे अहम भाग भी आप इसे कह सकते हो। आप में से अगर सभी विद्यार्थी यहां पर बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में एक प्रश्न केवल इस कॉन्सेप्ट से सीधे पूछा जाएगा। तो गाइस ध्यान से समझो, कह रहा है कि सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइट, फेवर, इन सभी शब्दों के साथ पॉसेसिव केस का प्रयोग गलत माना जाता है। बहुत क्लियरली सीधे एक आपको चेतावनी है कि सेपरेशन के साथ पॉसेसिव केस गलत माना जाएगा, लीव के साथ पॉसेसिव केस गलत माना जाएगा, एक्सक्यूज के साथ पॉसेसिव केस गलत माना जाएगा, मेंशन के साथ पॉसेसिव केस गलत माना जाएगा, रिपोर्ट, पार्डन, साइट और फेवर के साथ पॉसेसिव केस गलत माना जाएगा। अब एक बार उदाहरण देखते हैं ताकि इस बात को आप पूरे मन से समझ सकें। कह रहा है कि योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, यानी आपने सेपरेशन के साथ, ध्यान से नोटिस करो, आपने पॉसेसिव केस लगा दिया। और जैसा मैंने बताया कि सेपरेशन के साथ पॉसेसिव केस गलत माना जाता है। सभी को क्लियर है? इसी प्रकार से आप ध्यान से देखें, साइट के साथ आपने पॉसेसिव केस हेज लगा दिया और मैंने कहा साइट के साथ भी पॉसेसिव केस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी प्रकार से फेवर के साथ पॉसेसिव केस, ध्यान से देखो, योर लगा दिया गया। इसी प्रकार से आप देखो कि जो भी शब्द सेपरेशन, साइट, फेवर यहां दिए गए हैं, इन सभी के साथ पॉसेसिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी किया गया है, अतः वे गलत हैं। अब गाइस ऐसा क्यों है? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो, इसको उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, है ना, इसका एक अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आपको समझा सका तो मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि मैं आपको एक अच्छी चीज सिखा गया। ध्यान से देखो, मेरे पास मेरे पास बेसिकली क्या है कि ये देखो ध्यान से, ये एक पेपर वेट है। इसका प्रयोग मैं कागजों को दबाने और उसे बिखरने या उड़ने से बचाने के लिए पेपर वेट के तौर पे करता हूं। और ये देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा होगा और ये मेरी धर्मपत्नी के द्वारा दिया गया एक छोटा सा उपहार था जो उसने मुझे दिया था। अब दोस्तों, चूंकि वह एक उपहार था, यानी यह एक गिफ्ट था, तो आप बताओ यह गिफ्ट किसे मिला? यह गिफ्ट मुझे मिला। तो मैं कह सकता हूं दिस इज माई गिफ्ट। और अगर आप में से कोई विद्यार्थी उठ खड़ा हो और कहे कि सर आई वॉन्ट योर गिफ्ट, सोच के देखो, आपने मुझसे मेरी जान मांग ली। क्यों? क्योंकि ये मेरी धर्मपत्नी ने मुझे दिया है, इसका अर्थ है कि ये मुझे जान से भी प्यारा है। और आप यदि कहते हो कि सर मुझे आपका गिफ्ट चाहिए, योर गिफ्ट का मतलब क्या है? आई वॉन्ट योर गिफ्ट, आई वॉन्ट योर गिफ्ट। आई वॉन्ट योर गिफ्ट का मतलब है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट चाहिए, मतलब वो जो तुम्हारा गिफ्ट है। तो आई कांट गिव यू दिस। गाइस, आई वॉन्ट योर गिफ्ट कहना, आप भी समझ रहे होगे, अनुचित है। आप बोलोगे आई वॉन्ट अ गिफ्ट फ्रॉम यू,
मुझे तुमसे एक उपहार चाहिए। अब आप मुझे बताओ, आपने दोनों वाक्य सुने, आई वॉन्ट योर गिफ्ट, आई वॉन्ट अ गिफ्ट फ्रॉम यू। क्या दोनों वाक्यों में कोई डिफरेंस है? अगर है तो आपको सटीक बात किसमें नजर आ रही है? सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? आई वॉन्ट योर गिफ्ट और आई वॉन्ट अ गिफ्ट फ्रॉम यू। आई गेस आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। थैंक यू। एग्जैक्टली, वेरी नाइस गाइस। अब इसका एक और एग्जाम्पल है। मान लो कि आप किसी शादी में अटेंड करने शादी को गए हो और वहां पे आपने दूल्हे से कहा कि दूल्हा, आई वॉन्ट योर ड्रेस। तो ऑब्वियसली ही कांट गिव यू हिज ड्रेस। अगर आप कहते हो कि आई वॉन्ट योर ड्रेस, तो ये अजीब वाक्य है। आप ये कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी शादी में आया हूं, इतना पैसा खर्च करके आया हूं, जब जाऊंगा तो भाई ड्रेस मिठाई और पैसा दोगे ना। तो मुझे तुमसे ड्रेस मिठाई पैसा चाहिए, ना कि मुझे तुम्हारा ड्रेस तुम्हारा पैसा तुम्हारी मिठाई नहीं चाहिए। तो आई वॉन्ट योर ड्रेस कहना अनुचित है। आई वॉन्ट अ ड्रेस फ्रॉम यू विल मेक सेंस हियर। तो गाइज मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लियरली समझ आया होगा। शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, बिल्कुल सही। आप ध्यान से देखो, मेंशन ऑफ यू कहना उचित है। अब प्रश्न है इसको सही कैसे करेंगे, तो सही करके यहां कुछ तरीके, कुछ उदाहरण दिए हैं, ध्यान से देखो। योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, मतलब तुम्हारा सेपरेशन, डाइवोर्स तुम्हारा हुआ, दर्द मुझे हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। योर सेपरेशन में सेपरेशन किसी और का है और दर्द किसी और को हो रहा है। आप बोलोगे सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल। उम्मीद है आपको दोनों में अंतर भी दिख रहा होगा। सभी को क्लियर है बेटा? एट हिज साइड द रोबर्स फ्लीड, आप भी समझ रहे हो, हिज साइड नहीं, एट द साइट ऑफ हिज, एट द साइट ऑफ हिम। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करो। आई नीड योर फेवर, नहीं, आई नीड अ फेवर ऑफ या अ फेवर फ्रॉम यू। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? तो गाइज इस क्लास को यहीं पे पॉज करता हूं, अगले क्लास में आपसे मिलने का फिर से वादा करता हूं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, खूब मेहनत से पढ़ाई करें, सिलेक्शन ले, हम सबका नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।